सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा है आप लोग खूब अच्छे से होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने संप्रेषण के विषय में अध्ययन प्रारंभ कर दिया था, यानी कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन चैप्टर को शुरू कर दिया था, जिसके अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने देखा था कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है ना, इसका कंसेप्ट क्या है, और विभिन्न डिफिनीशंस के द्वारा हम लोगों ने इसको काफ़ी क्लियर रूप से समझा था। इसके साथ ही बच्चों हम लोगों ने कम्युनिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा था, और इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि आखिर संप्रेषण किन किन विशेषताओं को अपने अंदर समाहित की हुई है। तो बच्चों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अपने अगले बिंदु को लेते हैं, जो कि है संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व। तो आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में, फिर हम बात करेंगे संप्रेषण के प्रकार की। तो आइए देखते हैं बच्चों कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे बच्चों, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है उपक्रम का आकार, है ना। यानी कि उपक्रम का जो आकार होता है वो संप्रेषण को सीधे रूप में प्रभावित करता है। कैसे? अगर उपक्रम संक्षिप्त होता है, छोटा होता है, तो संप्रेषण क्या होता है, वो प्रभावशाली होता है और गतिशील होता है। तो इसलिए उपक्रम का आकार जो है वो संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों संप्रेषण देने वाले के स्वभाव, अभिरुचि एवं चरित्र के बारे में, क्योंकि हमारा जो दूसरा मेन पॉइंट है वो ये है। तो संप्रेषण देने वाले का स्वभाव, अभिरुचि और चरित्र भी संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें आप देखिए जो संप्रेषण देता है, जो है ना, जो संचार करता है, उसका स्वभाव सीधे रूप से प्रभाव डालता है, ठीक है, उसकी अभिरुचि और उसका चरित्र। उसका स्वभाव क्या, मतलब संप्रेषण दाता को, यानी कि संचार दाता का स्वभाव क्या होना चाहिए, बहुत पोलाइटली नरम होना चाहिए, ठीक है। साथ ही अगर उसकी अभिरुचि इस कार्य में होगी संप्रेषण के क्षेत्र में, तो वो इस कार्य को बहुत इन्वॉल्व होके करेगा, ठीक है, बिल्कुल उसमें डूब के करेगा। तो इसका सीधा सीधा जो वो रिफ्लेक्शन है वो संप्रेषण के ऊपर पड़ता है। और साथ ही साथ जो हमारा संप्रेषण देने वाला व्यक्ति है उसके चरित्र का भी जो है प्रभाव संप्रेषण पे पड़ता है, क्योंकि जैसा चरित्र होता है उसी तरह से वो संप्रेषण को पिरोता है, ठीक है ना, और वो सीधे रूप से प्रभाव इस पे संप्रेषण की प्रक्रिया पे डालता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं संप्रेषण देने वाले व्यक्ति का अनुभव। अब इसमें ये बात बच्चों गौर करने वाली है कि सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, संप्रेषण में हर जगह अनुभव जो है काम करता है। किसी भी फील्ड का अनुभव उस में वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी को दिखाता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, है ना, चाहे किसी पर्टिकुलर कोई भी ऑफिस हो, वहाँ जो अनुभव होता है वो अलग ही दिखता है। तो इसी प्रकार से जो संप्रेषण देने वाले व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो संप्रेषण को प्रभावित करता है, क्योंकि जब व्यक्ति उस क्षेत्र में अनुभव को प्राप्त कर चुका होता है तो उसके सूचनाओं को बनाने का तरीका, है ना, विचारों के आदान प्रदान का तरीका, तथ्यों के संकलन का तरीका, सब बहुत जो है एक तरह का बहुत ज़्यादा गंभीरता लिए हुए होता है ना, और बहुत ही सरल और सहज भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसके अनुभव की छाप सीधे रूप में दिखाई पड़ती है, और जो हमारा जो वो होता है संचार की जो प्रक्रिया होती है उनमें प्रौढ़ता के दर्शन भी होते हैं, ठीक है बच्चों। इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो कि आखिरी पॉइंट है, वो है संप्रेषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति की क्षमता और कुशलता, है ना। तो अभी तक हम बच्चों बात कर रहे थे संप्रेषण देने वाले की, अब हम बात करने लगे संप्रेषण प्राप्त करने वालों की। तो बच्चों आपको ध्यान होगा जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो इसके कंसेप्ट में हमने आपको क्लियर किया था कि संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य शर्त है 2 लोगों का होना, है ना, जिसमें एक संदेश देने वाला और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला, तभी ये प्रक्रिया स्मूथली चलती है, ठीक है। तो संप्रेषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति की क्षमता जैसे और कुशलता संप्रेषण को प्रभावित करती है, इसलिए कि जो व्यक्ति संदेश को ग्रहण कर रहा है ना, या जो सूचनाओं और तथ्यों को ग्रहण कर रहा है वो कितना एफिशिएंट है ना, या उस कार्य में वो कितना कुशल है
है ना। तो ये इसलिए जो है प्रभावित करता है क्योंकि अगर वो इसमें कैपेबल है ना, कुशल है, एफिशिएंट है, तो वो संप्रेषण की प्रक्रिया को, सूचनाओं को एज इट इज़ मतलब वो क्या है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है। तो जो किसी भी सूचना की या किसी भी जो तथ्य की, किसी की जो विचारों की जो वो होती है वास्तविकता, वो बनी रहती है ना। तो ये क्या किस पे डिपेंड करता है, उसकी क्षमता और कुशलता पे, किसकी, संप्रेषण को ग्रहण करने वाले या प्राप्त करने वाले व्यक्ति की। ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो तथ्य थे ये संप्रेषण को सीधे रूप में प्रभावित कर रहे थे। अब हम बात करते हैं बच्चों संप्रेषण के प्रकारों के बारे में, यानी कि जो कि हम लोगों ने क्लास में खूब डिटेल में पढ़ रखा था और कई हफ्तों में हम लोगों ने इस वाले चैप्टर को ख़त्म किया था, यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार। तो इसमें जैसा कि हम लोग काफ़ी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, जैसा कि हम जानते भी हैं बच्चों कि जो संप्रेषण है हमारा, ये मुख्यतः 2 प्रकार का है ना। इसका वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया गया है, जिसमें नंबर 1 है शाब्दिक संप्रेषण और नंबर 2 है अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है। तो शाब्दिक संप्रेषण जो है इसको पुनः 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि है मौखिक संप्रेषण और दूसरा है लिखित संप्रेषण। ठीक है। तो बच्चों पहले चलिए हम बात कर लेते हैं शाब्दिक संप्रेषण के बारे में। तो जैसा कि विद्यार्थियों नाम से स्पष्ट हो रहा है, शाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग होता होगा, है ना। शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों, यानी भाषा का जिसमें प्रयोग होता होगा वो हमारा क्या है, शाब्दिक संप्रेषण होता होगा। ठीक है। तो ऐसा संप्रेषण जिसमें शब्दों, भाषा का प्रयोग करके सूचनाओं, तथ्यों एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम शाब्दिक संप्रेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। शाब्दिक संप्रेषण में सूचनाओं का और तथ्यों का जो आदान प्रदान का आधार होता है वो हमारे शब्द और हमारी भाषा होती है। ठीक। शाब्दिक संप्रेषण को पुनः 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मौखिक संप्रेषण यानी कि ओरल कम्युनिकेशन, और नंबर 2 लिखित संप्रेषण यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। तो आइए हम बात करते हैं बच्चों, हम लोग वार्तालाप करते हैं मौखिक संप्रेषण के बारे में। तो विद्यार्थियों मैं पुनः कहूँगी कि मौखिक संप्रेषण, जैसा कि नाम खुद स्पष्ट कर रहा है, कि ऐसा संप्रेषण जिसका प्रयोग मुख के द्वारा करते हैं हम, है ना, यानी ओरल रूप में करते हैं, मौखिक रूप में करते हैं। ठीक है। वो हमारा क्या होता है, मौखिक संप्रेषण। ठीक है। तो मौखिक संप्रेषण वो संप्रेषण होता है जिसमें सूचनाओं का, तथ्यों का, विचारों का परस्पर आदान प्रदान या विनिमय मौखिक रूप में किया जाता है। ठीक है। अब इस मौखिक संप्रेषण की जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है बच्चों कि इसमें सूचना देने वाला तथा सूचना ग्रहण करने वाला दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ठीक है। मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत जो मुख्य आधार है इसके वो हैं, जैसे कि हम जैसे प्रश्नोत्तर, है ना, वार्तालाप, ठीक है, चर्चा, परिचर्चा, इन सब का, ये सब शाब्दिक मौखिक संप्रेषण के आधार है। इन सब का प्रयोग करके हम सूचनाओं, तथ्यों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। समझ में आया ना। हम लोग बच्चों रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लिखित संप्रेषण की, है ना, रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन जो हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन है यानी लिखित संप्रेषण है, उसमें भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि चीज़ों को लिख कर जो है सूचनाओं को लिख कर प्रस्तुत किया जाता होगा, है ना, जैसे मौखिक में बोल के, ओरल में मुख से, है ना। तो लिखित संप्रेषण बच्चों वो संप्रेषण है जिसमें सूचनाओं का, तथ्यों का, विचारों का आदान प्रदान या प्रस्तुतिकरण लिखित रूप में किया जाता है ना, लिख के किया जाता है। अब आप सोचिए इसी कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि जैसे विद्यार्थियों इसकी शाब्दिक मौखिक ये थी कि इसमें दोनों लोग आमने सामने होते हैं, लेकिन लिखित संप्रेषण में क्या है, इसका रिवर्स है कि इसमें सूचना देने वाला तथा सूचना प्राप्त करने वाला एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते,
है ना, और सूचनाओं को, तथ्यों को लिखित रूप में जो है वो प्रस्तुत किया जाता है या लिखित रूप में उनका विनिमय होता है। ठीक है, अब इसमें जो है आप लोग को बच्चों समझ में आ रहा होगा, है ना। इसमें क्या है, इसके बहुत सारे आधार हैं जिसके द्वारा लिखित संप्रेषण को हम लोग जो है प्रयुक्त कर सकते हैं, है ना। जैसे पत्र है ना, लेखन है ना, और ये हमारा व्याख्यान है लिखित रूप का, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके हम लिखित संप्रेषण को का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज की अपनी इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि संप्रेषण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं और वो किस किस तरह से संप्रेषण को प्रभावित करते हैं, करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही बच्चों हम लोगों ने जाना कि संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं और मुख्यतः इनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, और जो इनका वर्गीकरण किया गया है, जो वर्बल कम्युनिकेशन में जो पहला भाग है उसके भी दो मुख्य उपभाग हैं जो कि मौखिक और लिखित संप्रेषण के रूप में है, जिनके बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि जिन जिन बिंदुओं पे आज हम लोगों ने चर्चा की वो सभी आपको समझ में आए होंगे, आपको क्लियर हुए होंगे। विद्यार्थियों अपने आगे के बिंदु पर हम चर्चा अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।